स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा इंग्लैंड के एक चाइल्ड सीरियल किलर की जिसकी खुद की एज उस समय सिर्फ 11 साल थी। मैरी बेल उस समय सिर्फ 11 साल की थी जब उसे जेल भेज दिया गया 2 बच्चों का गला घोट के मारने के जुर्म में। तो आइए जानते हैं ये लड़की जिसे जज, वकील, डॉक्टर और जूरी सब ने एक मॉन्स्टर की उपाधि दे डाली, उसने क्या किया और कैसे किया। लोगों ने मैरी बेल को पागल, साइको, मास्टर, एक पैदाइशी राक्षस और पता नहीं क्या क्या कहा। मैरी जब 10 साल की थी तो उसने एक 4 साल के लड़के को मार डाला। एक खाली बिल्डिंग में उस बच्चे को बहला फुसला के ले गई और अपने छोटे छोटे हाथों से उस 4 साल के बच्चे का गला तब तक दबाती रही जब तक उन्हें सांस लेना बंद नहीं कर दिया। जब पुलिस आई और इस लड़के की डेथ को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस खुद ये समझ नहीं पाई कि इस बच्चे की डेथ हुई कैसे है और इस बच्चे की डेथ को एक एक्सीडेंट मान के केस को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही 4 साल के बच्चे के नर्सरी स्कूल में कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की और वहां पर एक नोट छोड़ दिया गया जिसमें लिखा हुआ था वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन, मतलब हमने मार्टिन ब्राउन का कत्ल किया है। कागज पर ये शब्द क्रेयॉन से लिखे गए थे। पुलिस डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे एक बेहुदा मजाक माना जाए या फिर इसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि वो इलाका जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था प्रोस्टिट्यूशन, गरीबी और नशेड़ियों के लिए बदनाम था और इसी सब के चलते पुलिस ने इसे एक भद्दा मजाक समझकर दरकिनार कर दिया। लेकिन फिर 2 महीने बाद ही 3 साल का बच्चा ब्रायन हावे अपने घर से खेलने के लिए निकला और कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटा। ब्रायन हावे का मृत शरीर एक खेत में पड़ा हुआ मिला और उसके पेट पर रेजर या कैंची से कट लगाकर एम लिखा गया था। और फिर पुलिस उस इलाके के बच्चों से पूछताछ में जुट गई। पुलिस ने लगभग 1200 बच्चों से पूछताछ की जिसमें से 2 लड़कियों ने कुछ ऐसे जवाब दिए जो कि पुलिस को बेतुके लगे। 11 साल की मैरी बेल और 13 साल की नॉर्मा बेल जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थी, इन दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो जितनी बार इनसे पूछताछ हुई इनके बयान बदलते चले गए और इसी के चलते पुलिस को इन दोनों पर शक हो गया। इसी बीच नॉर्मा बेल ने यह बताया कि मैरी ने ही दोनों बच्चों का गला घोंटकर मारा है। मैरी को जब ये बात पता चली कि नॉर्मा ने ऐसा कहा है तो उसने रोते चिल्लाते हुए कहा कि नॉर्मा झूठ बोल रही है, सिर्फ उसने दोनों बच्चों को नहीं मारा बल्कि दोनों ने एक एक बच्चों को मारा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बात की भी पुष्टि की कि ब्रायन हावे के पेट पर जो एम लिखा गया था वो पहले एन बनाया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद कुछ और कट्स जोड़कर उस एन को एम बना दिया गया। नॉर्मा के फादर ने बताया कि नॉर्मा थोड़ी मंदबुद्धि थी और वो मैरी के पीछे पीछे ही चलती थी, जो मैरी बोलती वही नॉर्मा करती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि मैरी को कई लोगों ने बहुत बार दूसरे बच्चों का गला दबाते हुए देखा था, लेकिन डांटने पर वो वहां से भाग जाया करती थी। देखने वालों को लगा कि ये कोई खेल का हिस्सा ही होगा। ट्रायल के समय नॉर्मा ने ऐसे एविडेंस दिए जो कि बताते हैं कि नॉर्मा ने बार बार मैरी से अपील की कि वो ब्रायन को छोड़ दे और उसका गला ना दबाए, जिसकी वजह से जूरी ने नॉर्मा को इन्वेस्टिगेशन में इनोसेंट घोषित किया जबकि मैरी को गिल्टी पाया गया और डिटेंशन सेंटर में रखने को कहा गया। उस समय ब्रिटेन में इतने छोटे उम्र की लड़की को कैद करके रखना एक सामान्य बात नहीं थी। इस वजह से अथॉरिटीज को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैरी को कहां रखा जाए। एक 11 साल की लड़की को एक प्रिजन में तो बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता था और मेंटल हॉस्पिटल इतने इक्विप्ड नहीं थे उस समय कि मैरी का टेक केयर कर सकें। और मैरी को उन घरों के लिए ज्यादा खतरनाक माना गया जो कि ट्रबल्ड बच्चों को रखने का काम करते थे। इन सब बातों के चलते मैरी को एक ऐसे रिफॉर्म स्कूल में रखा गया जहां सिर्फ लड़के रहते थे। एक जर्नलिस्ट गिट्टा सर्नी जिन्होंने मैरी बेल के ट्रायल को कवर किया था, उनका यह मानना था कि एक बच्चा पैदाइशी इविल नहीं हो सकता, जरूर इस कहानी में कुछ और सच्चाइयां थी जो अभी तक छुपी हुई थी। मैरी बेल 12 साल बाद 1980 में 23 साल की उम्र में प्रिजन से आजाद कर दी गई, एक नए नाम के साथ और उस नई आइडेंटिटी के साथ रहने लगी। 4 साल बाद 25 मई 1984 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। मैरी के साथ साथ उसकी बेटी को भी अपने नाम और पास्ट को छुपा कर रहने की आज़ादी कोर्ट के द्वारा दी गई, लेकिन उसकी बेटी को सिर्फ 18 साल तक ये एनोनिमिटी दी गई थी। बाद में मैरी बेल ने खुद और अपनी डॉटर को भी पूरी लाइफ एनोनिमिटी के साथ रहने का केस कोर्ट में 2003 में काफ़ी जद्दोजहद के बाद जीत लिया। और इन्हीं सब के बीच एक सनसनीखेज खबर छापने वाले न्यूज़ में काम करने वाले कुछ रिपोर्टर्स ने मैरी बेल को खोज निकाला, जिसके चलते मैरी बेल को अपनी बेटी को कपड़ों में ढककर जहां वो रह रही थी वहां से भागना पड़ा। उसकी पिक्चर्स और लोकेशन को प्रेस पर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया और ऐसा कुछ होने के बाद ही जर्नलिस्ट गिट्टा सर्नी ने
मैरी को कांटेक्ट किया उसकी स्टोरी, उसकी जुबानी जानने के लिए, जिसके बदले गिट्टा शेरनी जो किताब लिखने वाली थी मैरी की कहानी पर, उसकी कमाई का कुछ हिस्सा मैरी को देने का गिट्टा ने प्रॉमिस किया। और अब आगे मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो गिट्टा शेरनी के द्वारा लिखा हुआ मैरी बेल की जुबानी है। मैरी बेल का जन्म हुआ था 26 मई 1957 में एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ, जो खुद उस समय सिर्फ 17 साल की थी, जिसका नाम था बेट्टी मैक्रिकेट। जब पहली बार नर्स ने मैरी को बेट्टी की गोद में रखा तो बेट्टी के शब्द थे, इस चीज़ को मुझसे दूर करो, मुझे ये नहीं चाहिए। उस समय डॉक्टर्स ने कहा ये तो बस बच्चा होने के बाद होने वाले डिप्रेशन का असर है, धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा ये माँ जरूर अपने बच्चे से प्यार करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आई विटनेस ने मैरी की मदर को मैरी को खिड़की से बाहर फेंकते हुए देखा, जिसकी वजह से मैरी के दिमाग पर चोट लगी, लेकिन कोई मेजर ब्रेन डैमेज उसे नहीं हुआ। मैरी की माँ ने मैरी से निजात पाने के लिए उसे मुट्ठी भर स्लीपिंग पिल्स भी खिला डाले, लेकिन फिर भी मैरी बच गई। मैरी को कम उम्र में ही घंटों घंटों घर पर अकेला छोड़ दिया जाता था। मैरी की माँ ने मैरी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसको मेंटली और फिजिकली अब्यूज करती रही। मैरी की माँ जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसकी स्पेशलिटी थी BDSM। जिन लोगों को BDSM के बारे में नहीं पता वो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में। BDSM का मतलब होता है प्लीजर फ्रॉम पेन। मैरी की मदर जब क्लाइंट के साथ होती थी तब जो कुछ करती वो मैरी के सामने ही करती, चाबुक मारना, गला दबाना, हाथ पैर बांध देना, सब कुछ। यही सब देखकर मैरी की भी आदत में आ गया दूसरे बच्चों का गला दबाना। ये सारी कहानी मैरी की जुबानी ही है, जिसे गिट्टा ने अपनी किताब में लिखा है। जब मैरी 4 साल की हुई तो मैरी की माँ ने उसे भी अपने धंधे में इन्वॉल्व कर लिया और उसे भी बेचना शुरू कर दिया। शुरू में मैरी की माँ उससे आदमियों के साथ ओरल सेक्स करवाती और जैसे जैसे मैरी बड़ी हुई उसकी माँ पैसों के बदले लोगों को कुछ भी करने देने लगी मैरी के साथ। इतनी कम उम्र में मैरी की माँ ने अपनी बेटी को भी एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया। बाद में जब मैरी को रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया तब मैरी की मदर बहुत ज़्यादा बार उससे मिलने जाने लगी, जिसके बदले में मैरी उसके लिए ड्राइंग्स बनाती, उसको चिट्ठियाँ लिखती। मैरी को ऐसा लगने लगा कि उसकी मदर उसकी केयर करने लगी है, लेकिन बाद में मैरी को पता चला कि ये ड्राइंग्स और लेटर्स उसकी माँ सनसनीखेज खबरों वाली मीडिया को बेच रही थी, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। जिस रिफॉर्म स्कूल में मैरी को रखा गया उसमें 20 और लोग थे, जिसमें 20 लड़के थे। यहाँ पर भी मैरी के साथ अब्यूज हुआ। एक स्टाफ मेंबर और रिफॉर्म स्कूल के लड़कों ने उसके साथ रेप किया। मैरी के साथ रिफॉर्म स्कूल में बार बार रेप होता रहा। उसने अपनी माँ को भी ये बातें बताई, उसके सामने गिड़गिड़ाई भी कि माँ मेरे साथ जो हो रहा है वो कोर्ट को जाके बताओ, लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो तो मीडिया को साइको मर्डरर लड़की की कहानी बेचने में बिजी थी। 23 साल की उम्र में जेल से आज़ाद होने के बाद 14 साल तक मैरी गायब होकर रही, जब तक कि एक दिन से कुछ प्रेस वालों ने ढूंढ नहीं निकाला। और इसके बाद मैरी को अपनी बेटी को भी अपने बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ी, अपना पास्ट बताना पड़ा। जब गिट्टा शेरनी ने अपनी बुक के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैरी को देने को कहा तब ब्रिटेन के उस समय के PM टोनी ब्लेयर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि वो मैरी को उसके जुर्मों से पैसा कमाने नहीं देंगे और वो अपनी पहुंच में वो सब कुछ करेंगे ये रोकने के लिए कि मैरी को एक पैसे भी ना मिले अपनी जुर्म की कहानी सुनाने के बदले में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैरी के हस्बैंड ने मैरी के बारे में बयान दिया कि मैरी कोई मास्टर नहीं थी, जन्म से ही उसकी मदर ने उसका एब्यूज किया। सोशल सर्विस और पुलिस वालों ने जानने के बाद भी मैरी की कोई मदद नहीं की। 51 साल की उम्र में मैरी बेल एक ग्रैंड मदर बन चुकी है और एक बार फिर कोर्ट में जाके अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले चुकी है। मैरी बेल कोर्ट्स में बार बार अपने लिए, अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की बची हुई जिंदगी के लिए राइट्स टू लिव एनोनिमसली ले चुकी है। मिसेज रिचर्डसन, जिनके बेटे मार्टिन ब्राउन को मैरी ने सफोकेट करके मार डाला था, इस बार की एनोनिमिटी के खिलाफ उनका कहना है कि अब सब कुछ मैरी के बारे में ही है, कैसे मैरी को प्रोटेक्ट किया जाए। हम विक्टिम्स हैं लेकिन हमें किलर जितने राइट्स भी नहीं हैं। And I hated that girl. I hated both them girls. I hated them for what they'd done to me. And if I could have gotten a hold of them at the time, I would have done what majority of people would have done. I would have most likely been in the court the next week. गिट्टा शेरनी की बुक क्राइज अनहर्ड व्हाई चिल्ड्रन किल द स्टोरी ऑफ मैरी बेल में मैरी की पूरी स्टोरी बाकायदा लिखी गई है, जिसके पब्लिश होने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई। लोगों का कहना था कि क्रिमिनल्स ऐसे अपने क्राइम से प्रॉफिट अर्न करें, ये तो बहुत ही गलत बात है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे लॉज भी बनाए कि आगे से कोई भी क्रिमिनल अपनी कहानी सुनाकर पैसे ना कमा सके। रिपोर्ट्स की माने तो 1998 में मैरी को अपनी कहानी के बदले
50,000 पाउंड की धनराशि मिली। तो ये थी कहानी ब्रिटेन की फेमस चाइल्ड सीरियल किलर की, जिसकी कहानी ने एक वक्त पूरे ब्रिटेन में हंगामा मचा दिया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।